हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरा क्लासेस। बच्चे, अब जो है एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्या है, जैसा कि आपको पता है आप सबका बोर्ड एग्जाम अब आने वाला है। कुछ ही समय के बाद जो है आपका प्री बोर्ड एंड मिड टर्म तो स्टार्ट ही हो गए हैं। तो उसमें जो है हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिसको हमने एक नाम दिया है इस सीरीज का सुपर 40 PYQs जो है, ये डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको चैप्टर पढ़ने के बाद इनको करना ही करना है। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे एंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सेम पैटर्न पर रिपीट होते हुए क्वेश्चंस के वैल्यूज वगैरह बदलती हैं, बाकी पैटर्न लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। तो अगर एक बार मैं क्विकली रिकैप करूं तो हमने अल्काइल हैलाइड को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया था। एक था नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर और दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड नेचर। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर तो आपने पढ़ा होगा मोनोहैलाइड, आपने पढ़ा होगा डाइहैलाइड और आपने पढ़ा होगा पॉलीहैलाइड। अगर मैं बच्चे मोनोहैलाइड की बात करूं तो जहां मेरे पास एक हैलोजन अटैच्ड होगा उसे हम मोनोहैलाइड बोलते हैं, जैसे CH3X इज मोनोहैलाइड। अगर डाइहैलाइड की बात करूं तो मैंने बात की CH2 और CH2X इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया। और अगर मैं पॉली की बात करूं तो जहां पर दो से ज्यादा हैलोजन हों उसे हम पॉलीहैलाइड बोलते हैं। तो मैंने भैया तीन हैलोजन जोड़ दिया, आप बोलना चाहो तो ट्राइहैलाइड भी कह सकते हो। क्लियर। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो CX बॉन्ड के नेचर पर हमने जो पढ़ा था वो क्या क्या था। सबसे पहला जो था बच्चे वो था अल्काइल हैलाइड। क्या था? अल्काइल हैलाइड। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होगा वो कार्बन होगा पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसका एडजेसेंट वाला कार्बन जो है ये भी sp3 होगा, तो ये हो जाता है अल्काइल हैलाइड। वेर एज जो अगर सेकंड हमारा है जिसे हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड बोलते हैं। और एलाइल हैलाइड के केस में कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 हुआ और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो कैसा होगा? sp2 होगा, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो थर्ड हमने देखा था उसका नाम था बेंजाइल हैलाइड। क्या नाम था? बेंजाइल हैलाइड। अगर मैं बेंजाइल हैलाइड की बात करूं तो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 होगा और इसके बगल में आपको क्या मिलेगी? बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। एंड फोर्थ जो था हमारा वो था विनाइल हैलाइड। क्या था? विनाइल हैलाइड, जिसमें जो कार्बन होगा जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो sp2 कार्बन होगा। एंड द लास्ट यानी फिफ्थ जिसे हम क्या बोलते थे? अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड के केस में क्या होता है कि सीधा हैलोजन किससे? एक एरोमेटिक रिंग या आप बोल दो बेंजीन से अटैच्ड होगा, तो अराइल हैलाइड बोलते थे। क्लियर। ये बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है भैया अलाइलिक हैलाइड मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं पहला देख रहा हूं तो भैया हैलोजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है और यहाँ हैलोजन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है। अलाइल हैलाइड के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? जिससे अटैच्ड कार्बन है, हैलोजन जिससे अटैच्ड है वो कैसा होना चाहिए? वो sp3 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला कार्बन तो कैसा है? sp2 है, तो ये तो अलाइल हो नहीं सकता। ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 है। और अगर आप देख रहे हो तो इसके बगल वाले में डबल बॉन्ड है यानी sp2 कार्बन है, तो मेरा अलाइल हैलाइड में कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? यानी फर्स्ट वाला जो है ये क्या है मेरा? अलाइल हैलाइड। क्या है ये? अलाइल हैलाइड। अगर मैं सेकंड वाले की भी बात करूं कि सेकंड वाला किस कैटेगरी में आएगा, तो सेकंड वाले में अगर आप देखो डायरेक्टली ये क्या है? एक sp2 कार्बन है। तो भैया अगर कार्बन डायरेक्टली sp2 हो बट वो रिंग बेंजीन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड। तो इसको मैं सीधा क्या बोल दूंगा? ये क्या है? विनाइल हैलाइड।
आई होप यहाँ तक क्लियर है कि अल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड वगैरह वगैरह ये सब क्या होते हैं। अगर हम आगे चलते हैं, आगे चलने पे हमें अगला क्वेश्चन मिलता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है। यहाँ आपको विनाइल हैलाइड पूछा है, तो मैंने आपको पहले ही यानी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जो सेकंड वाला है ये क्या है, विनाइल हैलाइड है। क्लियर बात? आई होप सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कंडीशन थी बेंजाइलिक हैलाइड की, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, भैया ये वाला कार्बन हो गया, ये कैसा है, sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है। इसके बगल वाला ये कैसा है, sp3। सॉरी, अगर बगल वाला भी sp3 हो जाता था तो इसको तो हम क्या बोलते थे, अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते थे, अल्काइल हैलाइड। हमें नहीं पता, मतलब है इस बात से कि भैया उसके बगल में क्या है, उसके बगल में बेंजीन जुड़ी हो, जो मर्जी हो जुड़ा हो, यानी जिस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है वो sp3 और उसके बगल वाला sp3 होना चाहिए। क्लियर? आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन है हमारा, और हाइड्रोजन के बगल वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला है, तो ये कैसा है, sp3 है। कैसा है, sp3। और इस sp3 कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ी हुई है, बेंजीन। और ये वाली कंडीशन किसके लिए थी, बेंजाइलिक हैलाइड के लिए। तो भैया ये कौन सा हो जाएगा, बेंजाइल। क्लियर? तो यहां तक बात हुई कि क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस थे हमने देख लिए कि कौन सा बेंजाइल हैलाइड होगा, कौन सा अलाइल हैलाइड होगा वगैरह। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी ब्यूट 1 इन को कन्वर्ट करना है 1 आइडोब्यूटेन के अंदर। सुना ध्यान से एक बात, मेरे पास है क्या, पहले बना लेते हैं। ब्यूट 1 इन दे रखा है, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरे पास ब्यूट 1 इन। और मुझे ब्यूट 1 इन से बनाना क्या है, 1 आइडोब्यूटेन, मतलब CH3 CH2 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 और यहां क्या लगा, आयोडीन लगा हुआ है। सुना ध्यान से, अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो भाई सुनना जानते, पहली पोजीशन पे मुझे आयोडीन अटैच करना है। और हमें पता है पहली पोजीशन पे आयोडीन अगर अटैच करना है तो भैया आयोडीन लगाने के लिए हमने इस चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ रखी थी, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। लेकिन उस रिएक्शन को लगाने से पहले भैया इसमें हमें या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ेंगे क्या, अटैच करते हैं हम HBr, यानी HBr से रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड। क्यों भाई साहब, परऑक्साइड क्यों ले रहे हैं, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन करेंगे। भैया एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मार्कोनिकॉफ लगाते तो Br या Cl यहां अटैच होता, मुझे तो आयोडीन पहली पोजीशन पे चाहिए था ना। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए पहली पोजीशन पे ही मुझे आयोडीन चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाऊंगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ के बाद क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 और यहां CH2 के साथ Br मिल जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक ब्रोमीन इसको मिल गया, और ये मुझे प्रोडक्ट मिल गया। इसे क्या बोलते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अभी जो 1 ब्रोमो ब्यूटेन था, इसमें ब्रोमीन को आप रिप्लेस कर दो। ब्रोमीन को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, जैसे मैंने NaI इस्तेमाल कर लिया और इसके साथ क्या इस्तेमाल कर लिया, एसीटोन इस्तेमाल कर लिया, तो क्या मिल जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। और इस रिएक्शन को याद हो आपको तो क्या बोलते थे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक, तो अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रीफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। सुना ध्यान से, ROH, इसकी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं SOCl2 से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता था, RCl प्लस SO2 गैस के फॉर्म में प्लस HCl गैस के फॉर्म में। सही बात। अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को हम डार्जन्स मेथड बोलते हैं। अगर आप इसमें देखो तो भैया मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या चाहिए था, RCl। ठीक है,
बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपको दिख रहा है तो ये सारे के सारे क्या हैं, बाई प्रोडक्ट गैसियस हैं। अगर गैसियस हैं तो भैया ये तो उड़ जाएंगे गैस के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेस्ट मेथड है तो भैया क्यों है बेस्ट मेथड, बिकॉज all byproducts are gaseous. All byproducts are gaseous. Therefore, we get purest form of alkyl halide. यानी हमें अल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसी वजह से थायोनाइल क्लोराइड वाला जो मेथड होता है ये प्रीफर किया जाता है। थायोनाइल क्लोराइड ये SOCl2, इसी को हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। आई होप आप सबको यहां तक क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों है, देखते हैं क्या कह रहा है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। मेरे पास है क्या, एक क्लोरोब्यूटेन है, तो भैया 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 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 और C। ये हुआ मेरा 1 क्लोरोब्यूटेन। सही बात। अगर मैं बात करूं इससे मुझे क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, मतलब CH3 CH2 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 और I1। तो अगर आप देख रहे हो तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया है, आयोडीन आ गया है, यानी रिप्लेसमेंट हुआ है। और रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, NaI एसीटोन। रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का क्या नाम है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिंकल-स्टेन रिएक्शन। क्लियर बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्या कह रहा है भैया 7, प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन। अच्छा ठीक है भाई, प्रोपीन है, क्या है प्रोपीन, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक नंबर पे लाना है। यार एक बात बताऊं कि जब भी आपको लगे ना हेलोजन वगैरह हम एक नंबर पे जोड़ रहे हैं, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं जो है इस रिएक्शन का रोल आ जाएगा, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे इसमें तो क्या मिलेगा, यानी HBr आपने लिया, HBr के साथ आपने क्या ले लिया, परऑक्साइड। और जैसे ही HBr के साथ आपने परऑक्साइड लिया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH2 CH2 और Br। यानी फर्स्ट कार्बन पे, यानी इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा क्या, Br, और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन चला जाएगा। तो अब हुआ क्या, अच्छा एक बात बताऊं, अगर वैसे भी आप कर सकते हो कि इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस पे आया क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, आप शिफ्ट कर रहे हो बस और कुछ। वैसे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पता है, पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या लग गया Br, अब हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया, आयोडीन लगाना था ना, NaI और एसीटोन, यानी फिर से एक बार कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें तो मैंने क्या कर दिया, CH3 CH2 और CH2 के साथ क्या लगा दिया, यहाँ आयोडीन लगा दिया। अच्छा एक बात और सुनना, एक रिएक्शन और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये जो हो गया तो हो गया, क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर मान लिया यहीं से मुझे फ्लोरीन लगाना होता तो मैं क्या करता, आप क्या कर सकते थे, AgF का इस्तेमाल कर सकते थे, और ये कौन सी रिएक्शन हो जाती बच्चे, श्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाती, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक रिएक्शन और रिकैप हो जाएगा कि भैया अगर मैं Br को हटाना चाहूँ फ्लोरीन से तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये फ्लोरीन लग जाएगा, यानी फ्लोरोप्रोपेन आ जाएगा। क्लियर बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 भी हो गया, कोई समस्या तो नहीं यहां तक, ठीक है। अब अगर आगे चले हम तो आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी हम HBr इस्तेमाल कर रहे हैं, तो HBr में ये प्लस ये माइनस, अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है। अच्छा बताओ परऑक्साइड नहीं है, तो अगर परऑक्साइड नहीं है तो आपको पता है हम कार्बोकटाइन कहां बनाते हैं,
जो स्टेबल हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं उसके पास हम जोड़ देते हैं किसको, Pr को, Cl को या X को। तो मतलब इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज और इधर हाइड्रोजन जाएगा, मतलब इसके साथ आके हाइड्रोजन ऐड होगा, इसके साथ जाके कौन जुड़ेगा, Pr जुड़ेगा। तो मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, CH3, इस पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2, यहाँ C, यहाँ आया CH3, इधर से एक CH3 था और इस पे मैंने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर बात। और ये कैसे हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हुआ है। कैसे हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हुआ है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है भैया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हमें प्रोडक्ट बताना है। पहली रिएक्शन SOCl2 मतलब थायोनाइल क्लोराइड, मतलब डार्जेंस प्रोसेस। सही बात। तो अगर मैं बात करूं तो भैया मेरे पास क्या है, साइक्लो हेक्सेन है और इस पे OH जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है इस प्रोसेस में क्या होता है, OH हटेगा और इसकी जगह पे क्या आके लग जाएगा, Cl लग जाएगा, यानी यहाँ Cl लगा। उसके साथ में बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलते हैं, SO2 मिलेगा गैस के फॉर्म में और प्लस HCl भी मिलेगा किसमें, गैस के फॉर्म में। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्लियर बात। अगर आप जाओगे इसके सेकंड पार्ट पे तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, परऑक्साइड आ गया। अगर परऑक्साइड आ गया तो भाई अगर हम बात करें वैसे तो डिग्री इसकी ज्यादा होती, बट परऑक्साइड में उल्टा होता है मार्कोनिकॉफ का। तो जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां मैं क्या जोड़ूंगा, Br जोड़ूंगा, और जिधर हाइड्रोजन कम है उसको हाइड्रोजन दे दूंगा। क्लियर बात। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन, ठीक। और बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ भाई साहब, CH2, और यहाँ क्या CH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और यहाँ क्या आया CH2, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Br। रूल कौन सा हमने फॉलो किया यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया। क्लियर बात। तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कवर कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन हो रही है और मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। रिएक्शन क्या है भाई साहब, CH3 CH2 OH और HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, OH हट रहा है और Br लग रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, वाटर यानी पानी बाहर हो रहा है। देखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले सुनना, मेरे पास क्या था, HBr ब्रेक हुआ किसमें, H प्लस में, और Br माइनस में हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है। अब सुनो, हमारे पास है क्या यहाँ, CH3 CH2 OH। OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये गरीब हाइड्रोजन, ये गरीब हाइड्रोजन, इस गरीब हाइड्रोजन की मदद करने के लिए कौन गया, ऑक्सीजन। जब इसने इसकी मदद की तो क्या बनेगा, ध्यान सुनना, CH3 CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड था O और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया इसके साथ, तो क्या बन जाएगा OH2। अब हाइड्रोजन यहाँ जब अटैच हुआ तो ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो आता है इस पे प्लस चार्ज। अब सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लालची इंसान। उस लालची इंसान के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ये बेचारा झेल नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, देखना ध्यान से। ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा हो, कहेगा भैया मेरे को यहां से निकलने दो, यानी बाहर। इसके अलावा जो है, जो हमारे पास दूसरा था Br माइनस, उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा, कार्बन की मदद करने के लिए ये Br माइनस आएगा, यानी हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH2, और यहां जाके कौन जुड़ गया, Br, और बाहर क्या हुआ, H2O बाहर हो गया। क्लियर बात। तो ये हो गया मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है क्लास में तो मैं मिलूंगा ही, तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लास में नहीं होते हैं, वो नीचे कमेंट करके बोलेंगे, उनको जरूर उनका आंसर मिल जाएगा, अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है आप लोगों का तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड द पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। कर अब ये अल्काइल हैलाइड पोलर तो होते हैं,
लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे मान लिया अगर मैंने क्या लिया, आर सी एस टू सी एल ले लिया, तो आपको पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब पोलैरिटी तो है, यानी ये पोलर तो है। तो भैया पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल हो जाना चाहिए था, सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं? तो सुना ध्यान से, वाटर में अगर हम सॉल्युबिलिटी का चक्कर की बात करें तो वाटर के अंदर वो चीजें सॉल्युबल होती हैं जो, सुनना ध्यान से, एक बात सुनो, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका आपस में क्या हो रहा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, क्या चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है। अब भाई साहब कोई आए और वो इस वाटर के साथ और बढ़िया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करे, तो वाटर क्या करेगा, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ के उसके साथ लग जाएगा। लेकिन अगर वाटर वाटर के बीच जो इंटरेक्शन चल रहा था वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, इससे पहले अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो, और जो वाटर और अल्काइल हैलाइड का इंटरेक्शन होगा वो वीक हो, तो चीजें सॉल्युबल नहीं होती है। मतलब सिंपल शब्दों में क्या है, बिकॉज इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड अल्काइल हैलाइड आर स्ट्रॉन्गर देन आर stronger than alkyl halide and water interaction। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी अल्काइल हैलाइड की वाटर के अंदर क्या होती है, बहुत कम होती है या नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा बताओ, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब CS3 CS2 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 और यहाँ Br, ये हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फर्स्ट 12th का आंसर दे रहा हूं मैं, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर। अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, CS3 T CS3 CS3 और ये क्या है, Br। ठीक, अब सुना ध्यान से, हमने बॉइलिंग पॉइंट के कुछ रिलेशंस पढ़े थे कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एक और चीज पढ़ी थी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ब्रांचिंग हो गया, मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलर मास के। ठीक, तो ये पढ़ा था। इसके अलावा और एक चीज पढ़ी थी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मोलर मास का तो कोई लफड़ा है नहीं क्योंकि हैं सेम ही, दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही हैं। तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है और यहाँ ब्रांचिंग है। तो अगर हम बात करें, जब ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग से क्या होती है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन आप क्या दोगे, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग which will react faster in SN1 reaction with OH। ठीक है, मतलब SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा। हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN1 जी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली ओपोजिट होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के। या फिर अगर आप बोलो तो आपने पढ़ा था कि 3 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री और उससे कम क्या, CH3। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर देख रही है, यहां पर सुना ध्यान से, ये साइक्लो स्ट्रक्चर है, मतलब साइक्लोहेक्साइल है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा। लेकिन यहाँ सुनना ध्यान से, ये बेंजीन लगी हुई है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ से Cl बाहर किया और कार्बोकटायन बनाया तो क्या बनेगा, भैया ये बना साइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2, और इस पे बनेगा प्लस चार्ज। वेयरएज अगर मैं दूसरे वाले में से बनाऊं तो प्लस चार्ज तो यही आएगा, और ये क्या है, बेंजीन है। सही बात, इस तरीके से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे ये इसको क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट देगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। और यहां क्या लग रहा है भाई, रेजोनेंस। क्या लग रहा है, रेजोनेंस। भैया रेजोनेंस से कार्बोकटायन स्टेबलाइज हो रहा है तो ज्यादा बढ़िया है, और दूसरे वाले में क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा कार्बोकटायन, ये वाला। ये क्या होगा, स्टेबल। इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी, यहां ज्यादा। यानी इन्हें अगर सिंपल शब्द में बोलोगे, ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। इसकी वजह से ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बाय रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कार्बोकटायन स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Why tertiary butyl bromide is more reactive toward SN1 reaction as compared to N-butyl bromide? ये तो देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये CH2। यहाँ क्या लगा हुआ है बच्चे, Br लगा हुआ है। सही बात। देखो पहले क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा है फिर से, यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है, CH3 है, यहाँ CH3, और ये हो गया हमारा Br। आप बताओ डिग्री किसकी ज्यादा है, इसकी। भैया ये 3 डिग्री है, और ये कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। क्या पढ़ा हमने, डिग्री 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब या आप बोल सकते हो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी के, SN1 की। तो सिंपल शब्दों में कार्बोकटायन स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री वाला। इसलिए रेट कहां फास्ट होगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में। यहां SN1 क्या होगा, फास्टर, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकटायन। क्लियर बात, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, आउट ऑफ द क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन, और दूसरा मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। तब अगर मैं ऐसे बॉन्ड बना दूं इसके, इसमें मैं लगा रहा हूं यहाँ Cl, और अगर हम बनाएं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सही बात, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो भैया यहां से मुझे क्लोरीन को बाहर करना है और एक नया न्यूक्लियोफाइल लाके लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो भैया रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, मोर रिएक्टिव। ठीक है सर, ये रिएक्टिव होगा, चलो आपकी बात मान लिया, लेकिन ये तो बताओ क्यों, ऐसा क्यों। तो सुना ध्यान से, सबसे पहली बात, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन, तो अगर हम बात करें तो भैया यहाँ होता है रेजोनेंस। यहाँ क्या होता है, रेजोनेंस। अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको पता है इनके पास लोन पेयर होंगे, तो मैंने इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट किया और ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया। सही बात। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हुआ, देखना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया,
और यहाँ से लोन पेयर से डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ आ गया माइनस चार्ज। अगली बार में अगर देखोगे तो क्या होगा सर, ये जो माइनस चार्ज था ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा माइनस चार्ज में। अब देखना क्या होगा, यानी ये माइनस चार्ज गायब हुआ, ये डबल बॉन्ड हटा, यहाँ लग गया मेरे पास डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया माइनस चार्ज। और अगर मैं फिर से इसका रेजोनेंस बनाऊं तो ये यहाँ जाएगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो अगर मैं बात करूं इसमें तो चेंज क्या आएगा, इधर देखना, यहां से ये आ गया यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक, और यहाँ आ गया माइनस चार्ज। और अगर अगली बार आप बनाओगे तो देखना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड से इधर और ये इधर, यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी कौन सी बन जाएगी, इसको देखना। अगर अगली स्ट्रक्चर बनाए हम तो यहाँ आ जाएगा भैया वापस से सिंगल बॉन्ड, इसका लोन पेयर इनके पास वापस, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल। अगर आप देखो तो ये सारी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर आप इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो आपको क्या दिखा कि भैया Cl और कार्बन का जो बॉन्ड है, यानी कार्बन और Cl का जो बॉन्ड है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ रहा है और आपको ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अटैच करवाना है, मुश्किल काम होगा ये, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना अगर मुश्किल हो गया तो भैया रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर मैं बोलूं तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? पहला रीजन आपने देखा कि सर रेजोनेंस में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से तोड़ना बॉन्ड क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, एज ए रिजल्ट कम रिएक्टिव होगा। तो पहला तो हो गया क्या, रेजोनेंस, यानी पहला कारण तो हो गया क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, कि नहीं होगा। अब सुनना, एक और कारण अगला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सर क्या है, आप बताओ, ये जो कार्बन है ये वाला, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सुनना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यानी अगर कार्बन sp3 हो तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हुआ तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड पोलर भी हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, कम, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ छोटी और बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलरिटी भी उसकी कम हो जाएगी। अब ऐसे केस में फिर से अगर बॉन्ड छोटा हो गया तो छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, एज ए रिजल्ट रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अगला, अगर आपने तोड़ भी दिया तो जब तोड़ोगे भाई साहब तो क्या करोगे, बेंजीन पर से हटाया आपने और कार्बोकटायन बनाया, कैसे, ये फिनाइल कटायन। भैया फिनाइल कटायन हाईली अनस्टेबल होता है, फिनाइल कटायन जो होगा कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल, ये भी रीजन। और एक और रीजन जो है वो क्या है, रिपल्सन। भाई न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, भैया इलेक्ट्रॉन रिच के पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यदि वो भी इलेक्ट्रॉन रिच ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों के बीच रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से भी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड व्हिच वन गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड Y। करेक्ट, क्लोरोबेंजीन है मेरे पास और क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है, तो भैया कौन इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा रीजन देखो, जो अभी हम पढ़ रहे थे वही, ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ Cl, और जो मैं बोल रहा हूँ बेंजाइल क्लोराइड, मतलब ये क्या है, ये है बेंजीन और इस पे अगर मैं ऐसे CH2 और यहाँ क्या जोड़ दूं, Cl, ये है मेरा बेंजाइल क्लोराइड। तो आपको पता है यहाँ पर
अगर हम बात करें तो ये जो बनेगा कार्बोकैटायन ये स्टेबल होगा, यानी स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए यहाँ रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। और अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये बॉन्ड तो तोड़ ही नहीं सकते, क्लोरोबेंजीन का CCl बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इसका भी आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी हो गया। क्लियर है? ठीक, बस 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद वापिस आते हैं। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन पे छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। ठीक, तो वापिस आ गए भाई साहब, तो चलें अब बाकी क्वेश्चंस में, जो बचे हुए क्वेश्चन को ये करते हैं। सबसे पहले, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 reaction? अच्छा बताओ, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी का बताओ क्या होता है सर? रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। और अगर आप डिग्री की वजह से बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव CH3 के केस में होता है, उससे कम 1 डिग्री, फिर कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री में होता है SN2 के केस में। तो आ जाते हैं SN2 के लिए, चेक करते हैं ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। अब बताओ कहाँ कम रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री में, तो भैया ये वाला क्या होगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है बात? 17 भी इजी सा क्वेश्चन था, हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड C4H9Br व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अब देखो C4H9Br के बहुत सारे आइसोमर बनेंगे और हमें SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी करानी है, तो हम कोशिश करेंगे क्या, ज्यादा डिग्री वाला बनाने की। तो जब ज्यादा डिग्री वाला बनाना है तो सिंपल सा एक कार्बन बनाया और एक Br जोड़ दिया। अब हम कोशिश करेंगे इस कार्बन की मैक्सिमम से मैक्सिमम डिग्री ले जाएं। अगर मुझे इसको एक कार्बन मैंने जोड़ दिया तो बन जाएगा ये कितना, 1 डिग्री। अभी भी मेरे पास 2 कार्बन बचे हुए हैं, एक कार्बन और जोड़ा तो बना कितना, 2 डिग्री। अभी मेरे पास एक कार्बन और बचा हुआ है, एक और जोड़ा तो बचा कितना, 3 डिग्री बन गया। और मेरे पास कार्बन भी खत्म हो गए, तो भैया मैं मैक्सिमम वैसे तो 3 डिग्री ही बना सकता हूं मैं, तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री। और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। आई होप क्लियर है 18th एंड 17th। क्वेश्चन नंबर 19। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। कायरल क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब उससे जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप अलग हों, तो इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। तो भाई साहब पहचानना हमें कायरल कार्बन, आप बताओ जल्दी से फटाफट। इधर मेरे पास 2 कार्बन की चैन है, या एक कार्बन ये, एक कार्बन, यानी 2 कार्बन की चैन। इस तरफ मेरे पास 1 कार्बन की चैन है, ये नीचे क्या है, एक Cl जुड़ा हुआ है। अब एक बचा क्या, वहां हाइड्रोजन बचा ना, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। आप खुद बताओ मुझे, क्या ये वाला कार्बन, ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, क्या ये वाला, इसकी चारों सारी वैलेंसी क्या है, अलग अलग है, तो ये कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। स्टार लगा दें। ठीक, अगर यहाँ बात करें तो इधर वाले को अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन अगर मैं बनाऊंगा इसको, तो देखना ध्यान से, CH3 CH2 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 और यहाँ Cl। आप खुद देखो इस लास्ट वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कायरल हो ही नहीं सकता। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो कायरल तो हो ही नहीं सकते। कायरल होने की कंडीशन क्या है, कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसी अलग होनी चाहिए। अगर आप इसको मैं एक्सपेंड करके बनाना चाहूँ, चलो इसको ही बना ही देता हूं मैं। अगर इसको बनाओगे तो यहाँ कार्बन है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, इधर क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। वैसे अगर आप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, इधर CH3 CH2 करके, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या है, Br। अब आप बताओ, ये कार्बन एक आयरल है, ये कार्बन एक आयरल है, ये कार्बन एक आयरल है, कायरल कौन है, ये वाला कार्बन। क्यों, इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप क्या हैं, अलग अलग। पहला ग्रुप ये वाला, दूसरा ग्रुप ये वाला, तीसरा ग्रुप ये वाला, चौथा ग्रुप ये वाला, यानी चारों ग्रुप अलग अलग। तो कायरल कार्बन हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट करना है। हाँ, PCl5
अब PCl5 है तो क्या करना है, OH हटा के Cl लगाना है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं फर्स्ट का आंसर दूं, यानी 20 क्वेश्चन नंबर का ए का पार्ट, तो Cl लगाना है तो क्या बन जाएगा, CH3 CH और क्या है CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, PCl5। ठीक। और अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन हम फर्दर किससे करा रहे थे, तो ए हो गया। इसकी रिएक्शन हम फर्दर करा रहे हैं AgCN से। तो भैया AgCN कर रहे हैं तो आपको पता है ना, AgCN जिसमें Cn एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। Cn क्या है, एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उनके पास मोर देन वन डोनर साइट होती है, लेकिन वो डोनेट किससे करते हैं, किसी एक साइट से एक समय पे। जैसे यहाँ नाइट्रोजन भी डोनर होता है, कार्बन भी डोनर होता है। अगर ये KCN होता तो जो प्रोडक्ट बनता उसमें Cn लगता, यानी साइनाइड बनता। अगर AgCN है तो प्रोडक्ट में क्या लगेगा, NC लगेगा, यानी आइसोसाइनाइड लगेगा। ठीक, क्लियर है। तो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, और इस केस में मुझे क्या मिलेगा, NC मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने लगाया CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लग गया, NC, यानी आइसोसाइनाइड। नीचे वाली रिएक्शन बी पार्ट क्या कह रहा है, CH3 CH3 CH2, मतलब CH3 CH2 CH2 और इथेनॉल है KOH। ठीक है, अब यार देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl। और इधर देखना ध्यान से, यहाँ क्या है, इथेनॉल और क्या है, KOH। ये बिल्कुल वैसे ही है दारू की तरह। और सुनना ध्यान से, इथेनॉल के साथ KOH यानी अल्कोहलिक KOH बोल दो। जब आपको दारू के साथ क्या मिल जाए, KOH वगैरह मिल जाए, तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। सुनना क्या होता है बीटा एलिमिनेशन में, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है बच्चे, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं उसको, बीटा। अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर करना होता है। अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, यानी यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा और यहां से हैलोजन बाहर होगा। तो अगर मैं बाहर करूं तो यहां बनेगा CH3, यहां से एक हाइड्रोजन गायब करूंगा तो क्या बचेगा, CH, और इधर क्या बचा, CH2, और इनके बीच क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब क्या बन जाती है, एल्कीन। क्या बन जाती है भाई साहब, एल्कीन। क्लियर। अब इसमें क्या डाल दिया इसने, HBr। HBr परऑक्साइड वगैरह है नहीं, तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और जब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उन्हीं को हाइड्रोजन दिया जाता है। तो भैया देखो CH3 है, और इस डबल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, CH2 के पास। इसको एक और हाइड्रोजन दे दिया CH3, और इसको हमने क्या दे दिया, Br। तो ये मेरा बन गया B, और ये मेरा हो गया A। क्लियर बात। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें बच्चे, तो SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, आप लोगों को पता है, चल पहले भी पढ़ाया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं, ये मेरे पास क्या है, CH3 है, CH3 है, एक और CH3 है, और यहाँ क्या है, Br। सबसे पहले कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकटायन। तो अगर हम बात करें तो जब कार्बोकटायन बनेगा तो क्या होगा, अच्छा ये जो पहला वाला स्टेप होता है बच्चे, ये स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि मेरे पास कार्बन था, यहाँ पर ऐसे देखना, जब कार्बोकटायन बनेगा तो इंपॉर्टेंट बात है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगी। अभी ये प्लेनर नहीं था, अभी इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कैसी थी, sp3 टेट्राहेड्रल। अभी कैसा हो जाएगा, प्लेनर। मतलब एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा, और एक CH3 इधर। पहला स्टेप कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। जब कार्बोकटायन बन जाता है, वैसे इसमें बाहर कौन हुआ है, अगर आप लिखना चाहो तो Br माइनस। तो जब कार्बोकटायन बन जाता है भाई साहब, तो इन कार्बोकटायन के ऊपर कौन आएगा अटैक करने, OH माइनस। ठीक है ना। तो OH माइनस को अटैक करने के दो रास्ते मिलते हैं। चलो इसको सेंटर में ही लिख लेता हूं। अगर मैं इसको सेंटर में कर दूं तो OH माइनस को अटैक करने के दो रास्ते मिलेंगे। वो कहां से आ सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो इस पे अटैक अगर करेगा OH माइनस, इस पे अटैक कर रहा है कौन, OH माइनस। सुना मेरी बात ध्यान से, आप समझो क्या है, बिल्कुल प्लेन। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये बुक मान, सारे के सारे कार्बन कहाँ हैं, एक कार्बन इधर, मतलब इस कार्बन के साथ एक CH3 इधर, एक CH3 नीचे, एक CH3 इधर।
अब पॉसिबिलिटी क्या है, सामने से आके भी अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल और इधर से भी आके अटैक करते हैं, यानी दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी हो, अगर दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी हो तो भैया दो प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट सुनना ध्यान से, अगर आके अटैक किया सामने से तो जहां था वहीं जुड़ जाएगा, ये CH3 ऐसे रहने दिया, ये CH3 ऐसे रहने दिया और OH आके यहां जुड़ गया, क्योंकि जहां Br था वहीं जुड़ा है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको हम, रिटेंशन। और अगर ये अटैचमेंट उल्टी हो जाए, यहां कार्बन था, यहां पर CH3 है, यहां CH3 है, यहां CH3 है और जो OH आके अटैच हुआ है वो इधर आके अटैच हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इनवर्जन। क्लियर बात, तो आई होप यहां तक क्लियर है कि 21 क्वेश्चन में मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, गिव रीजन रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैं इसी पिछले वाले में बात करूं तो इसी पिछली वाली के अंदर मुझे एक रिटेंशन मिला और एक इन्वर्जन मिला। अगर मान लिया ये ऑप्टिकली एक्टिव होते, कायरल होते, ऑप्टिकली एक्टिव होते, यानी अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होता तो एक रिटेंशन मिलता, एक इन्वर्जन मिलता। अगर एक लाइट को लेफ्ट बेंड करता तो दूसरा राइट बेंड करता, तो भैया नेट चेंज या नेट डायरेक्शन में चेंज लाइट के क्या आता, जीरो आता। अगर नेट चेंज जीरो आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना। तो सुना जानते, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं ना, रेसमिक मिक्सचर में 50% रिटेंशन होता है और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, और 50% क्या होता है, इन्वर्जन। अगर एक लाइट को कहां मोड़ेगा, लेफ्ट, दूसरा किधर मोड़ेगा, राइट मोड़ेगा। और नेट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डायरेक्शन ऑफ PPL इज जीरो, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगला क्या, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात तो आपको पता है नॉर्मली हैलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, उसका रीजन मैंने बताया था, रेजोनेंस की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जा रही थी, फिनाइल ग्रेनाइन अनस्टेबल था और न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, ये कारण थे। लेकिन अगर मुझे फिर भी करवानी हो, भैया मैं तो जिद पे आ गया कि नहीं मुझे तो करवानी है, तो अगर मैं फिर भी करवाना चाह रहा हूं तो सुना ध्यान से, मैंने पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था हैलोएरिन्स का, और आपने हैलोएरिन्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था, अगर मैं, चलो मैं पीछे से एक बार कॉपी पेस्ट ही कर दे रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, कहाँ चला, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपने देखा कि इस पूरी स्ट्रक्चर में एक चीज गौर करो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रांसफर कहाँ हुई है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। तो अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ऑर्थो पे आई, फिर पैरा पे गई, फिर ऑर्थो पे गई, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर ट्रांसफर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यूरिंग द रेजोनेंस। अब सोचो रिपल जो है रिएक्शन ना होने का कारण क्या था भैया, बेंजीन रिंग पर पहले से बहुत सारा क्या है, बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिपल्सन हो रहा था, एक कारण ये भी था। तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस बेंजीन रिंग से और जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, और भी कहां, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्यों ऑर्थो पैरा पोजीशन में, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा कहां रही है, ऑर्थो पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ कर लेगा, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, सुना ध्यान से, क्या बोलूंगा मैं, ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर्ड
एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ NO2 दैट इज क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डिक्रीज, अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहां पर, एट ऑर्थो एंड पैरा, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा एंड इंक्रीज रिएक्टिविटी, एंड इंक्रीज रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्लियर, कोई समस्या यहां तक? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, CCl bond length in the chlorobenzene is shorter than CCl bond length। अब देखो बड़ा सिंपल था, इसका भी आंसर रेजोनेंस से अगर हम बात करें तो पीछे भी जस्ट रेजोनेंस देखा है। रेजोनेंस में अगर आप याद करो तो भैया क्लोरोबेंजीन के केस में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, तो यहां पर आता है भैया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी वजह से ड्यू टू रेजोनेंस। और आपको पता है कि यहां पर जो CCl बॉन्डेड कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि क्या है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड ऑफ CH3Cl। तो इन दो कारणों की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, जो क्लोरोबेंजीन की है उसमें जो CCl बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू CH3Cl, मतलब क्लोरोमीथेन। ठीक, क्लियर। कह रहा है SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड। सही बात है, कह रहा है SN1 रिएक्शन होती है अगर अल्काइल हैलाइड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो भाई रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है। कह रहा कहाँ मिलता है रेसिमिक मिक्सचर, अब आप लोग बताओ भैया कहाँ मिलता है। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, रेसिमिक मिक्सचर मिल इसीलिए रहा है क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब सर कार्बोकैटायन बनने से क्या हुआ, जो कि प्लेनर होता है, सुना ध्यान से, जो कार्बोकैटायन बना है विच इज प्लेनर, जो कैसा है, प्लेनर। तो अगर प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉसिबिलिटी है दो तरीके से अटैक करने की, बैक एंड फ्रंट, दोनों तरीके से। अगर दोनों तरीके से अटैक कर सकता है तो भाई साहब क्या होगा, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिल जाएगा और रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। हेंस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड या फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, फ्रॉम बोथ डायरेक्शन एंड फॉर्म, और क्या बनाएगा, रेसिमिक मिक्सचर एंड फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कन्वर्ट करो, किसको कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, दो ठो ले लेते हैं, और बाइफिनाइल मतलब दो जो रिंग जोड़नी है तो भैया दो ठो क्या लेना पड़ेगा, Na, और रिएक्शन कौन सी लगती है, फिटिक वाली। कौन सी रिएक्शन, फिटिक। तो भैया फिटिक भाई साहब आएंगे और दो बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे। लो एक पकड़ा इधर से, ये लो एक और ले लिया, और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे,
जुड़ जाएंगे। और अगर आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा, 2NaCl। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई फिनाइल। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट टू इन। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, 24 का ए पार्ट। बी की बात करते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब है CH3 CH2 CH और ये है CH3 और यहाँ है Br। ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या बनाना, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड लगाना है भाई साहब। डबल बॉन्ड लगाने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहलिक के OH इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट जस्ट, क्या बात कर रहा था कि एल्कोहलिक OH लगाया, ये है अल्फा, ये है बीटा, देखो ये है अल्फा, ये है बीटा, ये भी बीटा, कौन सा स्टेबल बेटा, ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3, मैं दोनों बना रहा हूं। एक तो डबल बॉन्ड इधर लगा सकता था यहाँ, और एक इधर किनारे पे लगा दूं तो प्लस क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा डबल बॉन्ड से उतना ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा और ये मेजर होगा। वैसे हमें बनाना भी यही था, उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, तो मैं हटा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेजर कौन सा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, why is butane 1-ol is optically inactive but butane 2-ol is optically active? क्या बात, ब्यूटेन 1-ol मतलब CH3 CH2 CH2 और इस CH2 के साथ एक OH, ये हो गया ब्यूटेन 1-ol। अगर ब्यूटेन 2-ol की बात करें तो क्या है, CH3 CH2 CH और ये CH3 और ये OH। भाई साहब यहाँ ये कार्बन एक आयरन, ये कार्बन एक आयरन, ये कार्बन एक आयरन, ये कार्बन एक आयरन, ये देखो ये एक आयरन, ये एक आयरन, ये एक आयरन, दो दो हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन है। इस वाले को देखना, एक OH ग्रुप है, एक C2H5 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन। तो कैसा है, हैव कायरल कार्बन, हैव कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन है तो कैसा हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। सेकंड, although chlorine is a electron withdrawing group yet it is ortho para directing। बढ़िया क्वेश्चन है, सुना यार। देखो अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर आपने क्लोरीन लगाया होगा ऐसे, ठीक। जब आप इसमें रिएक्शन कराए हो, फ्रीडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, जो भी आपने कराया, सब में आप देखते थे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके चीजें अटैच होती थी। ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन यहीं अटैक करते थे। तो भैया क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो कह रहा भैया अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेना चाहिए था। अगर ये खींच लेता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो सुनना ध्यान से, क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या करता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन वाया इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन कैसे विड्रॉ करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। आप सुना ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बस शिफ्ट होते हैं, डिलोकेट नहीं होते हैं, डिसलोकेट नहीं होते हैं। लेकिन क्लोरीन जो होता है ना, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, कैसे, रेजोनेंस से, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, कैसे, वाया रेजोनेंस। आप खुद डिसाइड करो, रेजोनेंस पावरफुल या इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक्चुअल में ट्रांसफर होते हैं, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ शिफ्ट होते हैं। तो शिफ्ट होना मतलब, सिंपल शब्दों में बात यह है कि मेरे पास जो है, मान के चलो एक पिज्जा की स्लाइस थी, बस मैंने आपकी तरफ मूव कर दिया,
आपको कुछ फायदा नहीं मिला, बट मैंने उसमें से आधा आपको दे दिया या मैंने पूरा ही आपको खाने के लिए दे दिया, तो आपको बेनिफिट हो गया ना। तो कहने का मतलब यहाँ सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, मिल नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन किसी को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम है, वीक इफेक्ट है, और रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो भैया अगर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, हेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कह रहा है राइट द मेन प्रोडक्ट। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं NaI एसीटोन के साथ। चलो रिएक्शन लिखते हैं। ए मतलब CH3Cl को रिएक्ट करा रहे हैं NaI और एसीटोन के साथ। रिएक्शन का नाम पुरानी परंपरा के साथ आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। चल बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा 2,4,6 ट्राई फ्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। अच्छा ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और यहाँ नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रोजन है और 6 पे नाइट्रो। जब इतने सारे नाइट्रो लगा दिए, आपको पता है कि पहले स्टेप में NaOH इस्तेमाल किया है और दूसरे में हाइड्रोलिसिस कर दिया है, और टेम्परेचर तो चाहिए नहीं होता इसमें, सिर्फ वार्म कर दो हल्का सा। याद करो, अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप नहीं लगाते तो 623 केल्विन पे होता है। थोड़ा एक नाइट्रो ग्रुप लगाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 443 आता है। एक और लगा दोगे तो आपका कितने पे, 368 पे हो जाता है। जबकि अगर आप जो है 3 नाइट्रो ग्रुप यानी 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया तो वार्म करने पर रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, रिएक्शन जब होगी तो यहाँ जाके कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा Cl हट के, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ क्या जुड़ गया, OH। क्लियर बात, याद रखना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 का यानी 26 का सी पार्ट क्या कह रहा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक OH। ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 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 और Cl। अब नॉर्मली है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये अल्फा और बीटा तो मेरे पास बस एक ही है, तो सीधा क्या करना है, आपको पता है अल्कोहलिक KOH जब लगता है तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर हो रहा होता है, ऐसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ नहीं, क्या करना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। देखो ध्यान से, अगर मैंने RH लिया, इसको Mg से रिएक्शन कराया और ड्राई ईथर चाहिए होता है, तो क्या बनता है RMgX, और इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, सुनना बात को, अगर आपने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यानी RMgX को थोड़ा सा भी मौका दिया पानी का, अच्छा इसमें आपको पता है R पे माइनस होता है, Mg पे प्लस, अगर आपने इसको थोड़ा पानी दिखाया तो ये भाई साहब तुरंत RH बना लेंगे और MgOHX बाहर कर देंगे। तो भाई साहब आप क्या बना रहे थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन। आप चाहोगे क्या ऐसा, मेरा डिजायर प्रोडक्ट तो क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बना क्या हाइड्रोकार्बन, नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्यों करूंगा भैया, एनहाइड्रस कंडीशन दूंगा, पानी क्यों दूंगा, इसको मॉइस्चर भी नहीं दूंगा। ठीक, क्योंकि ये क्या कर लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। चलो बी, खैर अल्काइल हैलाइड इज इमिसिबल, ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, ठीक है ना, ऑलरेडी डन डनाडन। ठीक, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ए डार्क कलर बॉटल फिल्ड अप टू द ब्रिम। डार्क कलर बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि भैया अगर आपने क्लोरोफॉर्म को मौका दिया किसका, ऑक्सीजन का और HNO का, तो ये COCl2 यानी फॉस्जीन नाम की गैस बना देता है। क्या बनाता है, फॉस्जीन, जो कि क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो हमको ये नहीं बनने देना है, इसलिए क्या करते हैं, डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों करते हैं, आप लिख लोगे क्या, बिकॉज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट and oxygen react to form phosgene, a poisonous gas, therefore it is stored in dark color bottle। चल
क्वेश्चन नंबर 28, इनएंसियोमर। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ, इनएंसियोमर और रेसमिक मिक्सचर दोनों जो थ्योरी है वो एंड में लिख लेंगे, मतलब आप देख सकते हो क्या है डेफिनेशन। वैसे इनएंसियोमर क्या होता है समझना इसको ध्यान से। सबसे पहले समझना, मेरे पास मान लिया एक कार्बन है, इसके साथ ये एक जुड़ा हुआ है ए, एक के जुड़ा हुआ है बी, एक के जुड़ा हुआ है सी और एक के जुड़ा हुआ है डी। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, क्या बनाऊं इसकी मिरर इमेज, तो मिरर इमेज कैसी बनेगी, लो इसको लिया, इसको इधर कर दिया और भैया मिरर उरर करने का तो कुछ है यहाँ जुगाड़, ऐसे हाँ देखो क्या ही मिरर इमेज बन गई है हमारी। तो ये डी तो डी ही रहेगा, कार्बन भाई साहब को सीधा कर लेते हैं थोड़ा, वैसे ये भी उल्टा हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा सी और यहाँ जो था डी ऐसे रहेगा। अब ये मिरर इमेज है, अब अगर मैं इस मिरर इमेज को यहाँ ले जाकर रखूं तो क्या ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, देखो सी के ऊपर सी के नीचे ए आ रहा है और एक सी के ऊपर क्या आ रहा है ए आ रहा है यहाँ, तो मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो मेरा हाथ है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये बनेगा, दूसरा वाला एक मिनट दूसरा बनेगा, और ये दोनों को अगर रख दूं एक दूसरे के ऊपर तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, तो सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं इसको। अगर मैंने मिरर इमेज बनाया और मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, इसको हम बोलते हैं बच्चे इनएंसियोमर। क्या बोलते हैं, इनएंसियोमर बोलते हैं। क्लियर बात। अगर हम रेसमिक मिक्सचर की बात करें तो ये पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो भैया 50% क्या ले लो, रिटेंशन, और 50% क्या ले लो, इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन। या सिंपली अगर मैं बोलूं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर इनएंसियोमर, यानी इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर इनएंसियोमर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसे क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोला मैंने, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर इनएंसियोमर which are optically inactive are called racemic mixture। कह रहा वाई क्लोरोबेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव, ये भी डन, आपको याद है वही रीजन मैंने दिया था, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, फिनाइल कैटायन के अनस्टेबिलिटी, वही सारे रीजन। क्लियर बात। चलो अगला क्वेश्चन 29, आउट ऑफ द CH3CBr एंड CH3Ci व्हिच वन इज रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। क्लियर देखना, अगर आप देखोगे तो ये भी 3 डिग्री ही है और ये भी 3 डिग्री ही है। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो भैया डिपेंड किस पे करेंगे, लीविंग ग्रुप पर। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट के आंसर की तो सुना ध्यान से, रिएक्टिविटी चाहे SN1 की हो चाहे SN2 की हो, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं तो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप आयोडीन माइनस होता है, फिर Br माइनस होता है, फिर Cl माइनस होता है, फिर F माइनस होता है। तो भैया सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। इसलिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, CH3 होल थ्राइस Ci क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर, ठीक। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। भैया आप इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हो और लेके जा रहे हो, आपके घर में रखने की जगह ही नहीं है, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास हो जाएंगे, रिपल्सन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो इसलिए यहाँ अनस्टेबिलिटी ये फील करेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा यानी स्पेस बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्मोडेट हो जाएंगे, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर स्टेबल है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेके निकलने में कोई दिक्कत है नहीं, तो आराम से निकल के चला जाएगा। क्लियर, इसलिए बेटर लीविंग ग्रुप है। अब चलते हैं आगे, कह रहा राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस एनिमल। अच्छा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, एक्वस, ठीक है। सेकंड इधर देखो, ये भी रिएक्शंस करी हुई हैं इसके जैसी सिमिलर, ये देखो ये है, यहाँ Cl है और पैरा पर नाइट्रो है, और पैरा पे नाइट्रो है तो हमने यहाँ लगा दिया है 443 केल्विन टेम्परेचर, और फर्स्ट स्टेप में हमने इस्तेमाल किया है NaOH, और दूसरे स्टेप में भैया हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस और प्यार से बनाएंगे
Cl हटा के OH लगा के एक प्रोडक्ट है। सही बात, ठीक। अगला कह रहा वाई डेक्स्ट्रो एंड लेवर रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूट ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो ध्यान से इधर, आप मुझे बताओ जल्दी से, ब्यूटेन टू ऑल है तो भैया दोनों क्या है, अल्टीमेटली आइसोमर्स हैं। भैया अगर आइसोमर्स हैं तो एक बार बताओ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? यस सेम होगा। क्या मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा? हाँ सर सेम होगा। भैया अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, तो आप मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है तो भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम। और अब बताओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, दो ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। यहाँ तो डिफरेंस ही नहीं है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ही नहीं है तो सेपरेट कैसे करेंगे? तो सेपरेट कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं सेपरेट करना। क्लियर बात, इसी वजह से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अगला, राइट द मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग। क्या दे रखा है? कंसंट्रेटेड H2SO4। सिर्फ कंसंट्रेशन H2SO4 है तो क्या बनेगा? सल्फोनेशन हो जाएगा। और जब सल्फोनेशन होगा तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनता है? Cl ऐसे रहने दो, अगर मैं मेजर प्रोडक्ट बनाऊं तो पैरा वाला क्या होगा? मेजर होगा, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 2 मिनट का ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं, ठीक है ना। आते हैं बस 2 मिनट में। तो भाई साहब आ गए हैं वापस और चलते हैं बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन भी खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो अगर बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो क्या कह रहा है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर एल्केन फॉर्म बाय द बीटा। ये बी नहीं है बच्चे, बीटा है। बाय बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। तो बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है? 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन है 4 हुआ 5 और 2 पे 2 है, तो भैया यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3 और क्या है? यहाँ पर एक CH3 और यहीं पर ब्रोमो भी है। चलो यहाँ पे भी है, तो इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा। और करना है बीटा एलिमिनेशन, तो देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा। एक बीटा तो हमारा बेकार का है क्योंकि इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है। सही बात है, तो ये तो काम का नहीं है, इसको हटा देता हूँ। चलो हटा दिए इसको। अब मेरे पास बचा ये वाला बीटा, ये वाला बीटा। अगर मैं सोचो ध्यान से, एक बार डबल बॉन्ड अगर मैंने यहाँ लगाया, यहाँ एक बार लगाया, तो इसकी तरफ एक ग्रुप ये होगा। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, चलो एक बार प्रोडक्ट में बना देता हूँ फिर बताता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट बनाने गया तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और प्रोडक्ट बना रहा हूँ। पहले इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, कॉपी। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बीटा एलिमिनेशन कराऊंगा तो सर पहला प्रोडक्ट तो यहाँ से ये बाहर होगा हाइड्रोजन, और ये बनेगा CH2 और ये डबल बॉन्ड। सही बात है, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट मेरा बन सकता है वो कौन सा है, ये वाला देखना। अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये एज इट इज, यहाँ CH3, यहाँ, और इधर डबल बॉन्ड लगाया और मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब कर दी। अब देखो ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से भी चेक की जाती है। इसको पकड़ा, इसके डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है वो अल्फा, इधर भी क्या होगा? अल्फा। इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है ये अल्फा हुआ, और ये भी क्या हुआ? अल्फा हुआ। सही बात है। अब मेरी बात सुनो, अच्छा एक नीचे भी तो अल्फा है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ 2 हाइड्रोजन, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन है बस, और कुछ नहीं है। अगर यहाँ बात करूं तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है।
जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला। और जो ऐसा मेजर प्रोडक्ट होता है ना, इसे हम सिटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिटजेफ प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? सिटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर आर कायरल? कायरल 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 क्या होता है भाई साहब? देखो यार, ये इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इधर हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला तो कायरल हो गया, स्टार लगा दे रहा हूँ। ये वाला कायरल नहीं होगा, आप खुद देख लो ना। इधर देखो, 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, यानी 2 ग्रुप सेम हो गए। अगर सेम हो गए तो ये कायरल हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए एंड बी आइडेंटिफाई करना है। अगर ए और बी अच्छा एमजी और ड्राई ईथर लिया है तो भैया ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा। तो एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा। ये देखो, ये किया यहाँ, और ये क्या हो जाएगा? एमजी बी आर। सही बात है। और अगर ऐसा किया, ड्राई ईथर लिया है तो भैया ये तो बाइफिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल। अच्छा, बाइफिनाइल क्यों बना? क्योंकि भैया ये तो फिटिक रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन है ये? फिटिक रिएक्शन है। अगर ये फिटिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे देखना, इनके बीच आ जाएगा ये, और इसको क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। तो याद रखना भाई साहब, ये फिटिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फिटिक। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। 31 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मैं सीधा रिएक्शन लिख रहा हूँ, एबीसीडी आप आइडेंटिफाई कर लेना। सबसे पहले मेरे पास है क्या? CH3 CH CH2। अच्छा, एक यहाँ CH3 और इसके साथ है मेरे पास Br। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हो रही है, इधर देखना, मेरे पास है क्या? एल्कोहलिक KOH। जब दारू के साथ मतलब एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो होता क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करेंगे सर? ये अल्फा, ये बीटा, और हमें बेस्ट ऑप्शन यही तो लग रहा है, और कोई है भी नहीं अल्फा बीटा कहीं। तो मतलब क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ नीचे क्या? CH3। ये भी जो है क्या नाम है इसका? ए है, मतलब ये मेरा ए प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया है? HBr इस्तेमाल कर दिया है। तो अगर मैं इसमें HBr यूज करूं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर मैं मार्कोनिकॉफ लगाऊंगा बच्चे तो सुना जानते, कहाँ अटैच करूंगा Br? यहाँ पे ना, क्योंकि जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसको हाइड्रोजन देते हैं मार्कोनिकॉफ में। तो हुआ ये CH3, ये हुआ C, इसके साथ क्या जोड़ा? Br, और इधर से क्या जोड़ दिया? CH3, और इधर क्या जोड़ दिया? CH3। सही बात है, ये बन गया। अब उसका कह रहा है सोडियम और ड्राई ईथर ले लिया हमने। चलो ठीक है भाई, ले लेते हैं। अगर आपने सोडियम लिया है और ड्राई ईथर ले लिया है तो भैया क्या होता है? डबल 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 डबल। इधर देखो, जब भी ऐसा कुछ आए तो एक बढ़िया आसान तरीका होता है। इधर देखो, ये बनाया, इसी की कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया। ऐसे मेरे पास जुगाड़ है, आपके पास नहीं होता है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, बुरा नहीं मानना। ये देखो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ, उल्टा करके नहीं जोड़ना है, सीधा कर देना है इनको। ये क्या हो जाएगा? CH3, और ये भी क्या हो जाएगा? CH3। ये क्या है? कार्बन, और ये वाला क्या है? CH3। अगर आप चाहो सीधा भी बना सकते हो, कोई समस्या थोड़ी है। देखो, ये पूरा एक कार्बन की चेन हो जाएगी, और बाकी ये ब्रांच लगा देना साइड में। तो मुझे क्या क्या मिल गए? बी मिल गया हमारा, ये है, और सी हमारा ये है। और क्या पूछा है भाई साहब इसमें? तो ए बी सी तो हो गया, डी ई और एफ भी पूछा। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं एक और कि मेरे पास क्या था? CH3 CH CH2, और यहाँ है Br, और इधर है मेरे पास CH3। क्या किया है भाई साहब? डी के लिए Mg और ड्राई ईथर। अगर हम Mg के साथ ड्राई ईथर ले लेंगे तो पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये भाई साहब क्या बना देंगे? Br के साथ Mg जोड़ देंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा Br के साथ Mg, यानी MgBr। क्या मिल जाएगा? MgBr। ठीक है, अब क्या किया है? इसको पानी से चाहिए, डी हो गया हमारा, इसको H2O
पास कर दिया है पानी, तो पता है H2O जब देंगे तो MgBr MgOH Br के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और H यहाँ जाके लग जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लगेगा CH3। क्लियर बात? ठीक, तो ये हो गया हमारा ABCDE। F वाले में क्या हो रहा है, इधर देखना क्या किया हमने, NaOC2H5। सुना ध्यान से, ये एनसीईआरटी की टेबल है जो आपका उसका क्या नाम था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो टेबल बनी हुई है न्यूक्लियोफाइल के, वहीं पे अगर हम बात करो तो Na प्लस O पे माइनस, और इसके इसमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बस प्लस माइनस को एक्सचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ क्या जुड़ेगा CH3, यहाँ क्या जुड़ेगा CH2 और यहाँ OC2H5, दैट इज F। क्लियर? ठीक, क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अमंग ऑल द आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br आइडेंटिफाई वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव आइडेंटिफाई करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे 4 कार्बन वाले जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव था। क्या था ऑप्टिकली एक्टिव, इधर देखो CH3 CH2 C, यहाँ से H और यहाँ से CH3 और यहाँ Br, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो आइसोमर बहुत सारे होंगे, मुझे वो बनाना था जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ऐसे फॉर्मूले कंपाउंड बने हुए बहुत सारे आपको पीछे भी दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, कह रहा था वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन से रिएक्शन कराना है, SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब स्टेट चैन हो, डिग्री जितनी कम होगी उतना बढ़िया रहेगा। तो भाई डिग्री कम करने का तरीका क्या है, सीधा सीधा चैन बना दो ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। तो CH3 CH2 CH2 और क्या लगा देना है, Br है ना, तो Br लगा दिया, हो गया भाई साहब। और आ जाओ सी पार्ट, क्या कह रहे हैं, द टू आइसोमर विच गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अच्छा ठीक है, दो आइसोमर बनाने हैं और दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे। इधर देखना CH3 C, इधर CH3, इधर भी H होगा और यहाँ CH2, और कितने हो गए, ज्यादा हो गए ना 4, यहाँ पर Br, ये हो गया एक तो ये हो गया। चलो इसको थोड़ा इधर करते हैं शिफ्ट। अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा होगा, इधर देख CH3 C, इधर कर देता हूं CH3, इधर कर देता हूं CH3, इधर कर देता हूं Br। अब देखना ध्यान से, अगर ये अल्फा ये बीटा अगर मैं एलिमिनेशन करूंगा तो बन जाएगा CH3, यहाँ से C गायब तो डबल बॉन्ड, और यहाँ बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। ठीक, इधर देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ से एलिमिनेशन करूंगा तो ये अल्फा और बीटा किसी को मान लो, एक को, तो इसको मान लिया बीटा। अच्छा इधर डबल बॉन्ड इधर बना है तो इसको बीटा मान ले रहा हूँ, थोड़ा सिमिलर दिखेगा, कोई भी बीटा मान सकता हूँ, सब सेम ही तो है। तो मतलब क्या हुआ CH3 C डबल बॉन्ड CH2, क्या CH3, देखो दोनों ने क्या दिया, सेम एल्कीन बनाया है, यानी दो आइसोमर वो कौन है, ये दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक मिनट जस्ट, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई एथर। इधर देखो फटाफट खत्म करते हैं इसको। इधर देखना ध्यान से, ये है मेरे पास, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड से, मतलब CH3Cl से, सोडियम है और ड्राई एथर। तो बताओ अगर ये सब मौजूद हैं तो कौन सी रिएक्शन है, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। तो अगर ये वुर्ज-फिटिक रिएक्शन है तो क्या करना है, बस भैया ये हटा के Cl और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, ये प्यारा सा टॉलिन। अगला ए पार्ट बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म बाय डिहाइड्रोहाइलोजन 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर ये है मेरे पास साइक्लोहेक्सेन और एक पे ब्रोमो भी है और एक पे मिथाइल भी है। अगर मैं एल्कोहलिक OH में रिएक्शन कराऊंगा बच्चे तो होगा एलिमिनेशन। अगर हम बात करें तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ, तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा
और एक प्रोडक्ट देखना, ये CH3 ऐसे रहेगा और डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये होगा मेजर। क्यों होगा ये मेजर? सर देखो, इसके अराउंड इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, 3 ग्रुप है, तो इसलिए मेजर होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे इसके पास। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि फॉलोइंग कंपाउंड गिविंग टू, मतलब ये दिया हुआ है, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टू SN2 रिएक्शन। अच्छा बताओ, SN2 रिएक्शन के लिए कह रहा 2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब 1 2 3 4 और 5, 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी यहाँ Br कितने डिग्री होगा ये? 2 डिग्री। ठीक है, और अगर हम बात करें अगला क्या है, मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, मतलब यहाँ C और यहाँ Br, ये कितना डिग्री है? ये तो 3 डिग्री हो गया। ठीक है, उसे जगह 1 ब्रोमोपेंटेन, मतलब 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पे ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। बस सीधा आंसर दे चलो आप। कर भैया राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टू SN2। SN2 में क्या होता है? SN2 की रिएक्टिविटी में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड सबसे कम 3 डिग्री। तो भैया SN2 में क्या आ जाएगा आंसर? 1 डिग्री, यानी ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर है? फर्स्ट का आंसर। राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तो ये दिख रहा है ना, इधर 2 इधर 1 इधर 1, तो मतलब ये किसका आंसर है? सेकंड पार्ट का आंसर है। और कह रहा है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कह रहा भैया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो? रिएक्टिव। अब सुना ध्यान से, एक बात सुनो, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी 3 2 और 1 होता है। क्यों? जो कि 3 डिग्री होगा तो भैया अल्काइल ग्रुप ज्यादा मिलेंगे, अल्काइल ग्रुप ज्यादा मिलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इन सब में से क्या होगी बीटा एलिमिनेशन के अंदर? इसकी होगी, यानी ये 3 डिग्री वाला दूसरा था ना, तो यही आंसर होगा किसका? थर्ड पार्ट का भी। क्लियर बात है? तो थर्ड पार्ट का भी ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? 2 ब्रोमो 2 मेंटेन, हाँ ठीक है सही। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया 1, ठीक है सही। अब चलते हैं आगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। ड्राई ईथर है, ये है, तो आपको पता है क्या करना है, इधर देखो CH3 CH CH3 डबल करना होता है, जहां Cl जुड़ा था वहीं से CH, इधर CH3 इधर CH3, बन गया प्रोडक्ट। ठीक, AgCN है तो भैया क्या करेगा? NC जुड़ेगा, तो मतलब क्या होगा? CH3 CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा? NC लग जाएगा। क्लियर? 37। अगर मैं 37 की बात करूं तो इथेनॉल एल्कोहलिक के OH इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता है ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा बीटा। अब आपको पता है इधर लगाऊंगा तो बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भैया मुझे अल्काइल ग्रुप कम मिलेंगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन कम मिलेंगे। इधर लगाना ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। मेजर क्या होता है? पैरा वाला, यानी CH3 ग्रुप यहाँ और यहाँ अलग अलग जुड़ेगा, बट मेजर क्या होता है हमारा? पैरा पोजीशन होती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आया जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस के OH। मतलब मेरे पास C2H5 है, Cl है, इसको किससे दे दिया है? एक्वस के OH। क्या करना है? बस C2H5 हटाओ, OH लगाओ, दारू बन गया। ठीक, क्या बन गया? दारू। चलो दूसरा, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद CH3। अच्छा क्लोरोबेंजीन है, मतलब यहाँ क्या है? Cl, किससे किया है ट्रीट? CH3 COCl। और अगर हम बात करें तो आपको पता है AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3। और अगर ऐसा होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इसमें एसाइल ग्रुप यानी CH3CO, ये है एसाइल ग्रुप, ये जाके अटैच होता है कहाँ? ऑर्थो एंड पैरा पे, मेजर पैरा होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ Cl और यहाँ CO CH3 जाके जोड़ दोगे, इसे बोलते हैं एसाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 आ रहा है गिव द फॉलोइंग रीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरियंस पैरा सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट इज मेजर। पैरा सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट क्यों मेजर होता है भैया? दो रीजन, एक तो सिमेट्री, और सिमेट्री की वजह से ये क्या होता है? बेटर फिट इन क्रिस्टल लैटिस।
इन क्रिस्टल लैटिस। देखो सिमेट्री होगा, दूर दूर रहेंगे भाई। एक बार सोच देखो, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा है, यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे है, तो एक तो दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा, सिमेट्री है, और ये क्रिस्टल लैटिस यानी जब लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया से सिमेट्रिकल होने की वजह से फिट हो जाता है। आउट ऑफ क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट। अब मेरी बात सुना ध्यान से, क्लोरोमीथेन का मतलब CH3Cl, और ये हुआ हमारा डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होता है, इसका। सुना ध्यान से, क्यों? रीजन होना तो किसका चाहिए था भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था लॉजिकली। बट सुनना ध्यान से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जब निकालते हैं तो उसमें Q इंटू में D यानी चार्ज और डिस्टेंस भी आता है। और सुनना, यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है किसकी वजह से, क्योंकि साइज किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। साइज में बहुत ज्यादा फर्क होता है, डिफरेंस ज्यादा है, इसी वजह से डाइपोल मोमेंट किसका, CH3Cl का क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। एंड लास्ट दैट इज IUPAC नेम लिखना है, तो आपको पता है 1 2 3 और 4 यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोल देंगे इसको। यहाँ पे क्या भाई साहब 1 2 3, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन बोल देंगे 1 2 3। अच्छा सॉरी, इधर से ना 1 2 3 यानी 3 क्लोरो प्रोपीन। यहां पर हमारे 40 क्वेश्चन बच्चे पूरे खत्म हो गए हैं। आप लोग इसको जरूर करना, हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और आगे के चैप्टर्स की वीडियो आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।